हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएससी ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ वेदर। तो वेदर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ टॉकिंग अबाउट वेदर, तो सबसे पहली चीज, अगर हम वेदर को रिकॉर्ड करने वाले हैं तो सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि वेदर होता क्या है। तो अगर हम बात करें वेदर की, तो कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर डे में किसी जगह का, ठीक है, एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक टाइम पर वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, उसे हम वेदर बुलाते हैं, राइट। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज वेदर, यू विल राइट वेदर रेफर्स टू द day-to-day atmospheric conditions in a particular place at a particular time, right, at a specific time। तो एक, अगर हम जहां पर भी आप रह रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपके घर के आसपास, आपके घर की लोकेशन की बात करूं, तो डे टू डे में वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी रहती हैं, मतलब जो हवा है वो ड्राई रहती है या बारिश होती रहती है या फिर ह्यूमिडिटी रहती है, राइट। एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूँ, जो मैं आपके घर की बात कर रही हूँ, और एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड एज वेदर। एंड लेट मी टेल यू, वेदर इज समथिंग दैट चेंजेस एवरी डे एंड नॉट actually just every day, it can change actually every hour, correct? So weather is something that changes every day and every hour, correct? तो this is what weather is. Now coming on to the elements of weather, तो elements क्या क्या है, मतलब weather जो है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम किन किन चीजों को हम weather के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल, क्लाउड कवर एंड विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे और यही समझेंगे कि कैसे हम इन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम उससे किसी पर्टिकुलर प्लेस के वेदर के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं, करेक्ट? ओके, तो चलो शुरू करते हैं टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो टेम्परेचर होता क्या है, मतलब हम किसी भी जगह पर, कोई भी एक स्पेसिफिक जगह, ठीक है, आपके घर की जो लोकेशन है उसको विजुअलाइज करो, ठीक है, उस जगह पर या वो जगह कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। सो दैट इज व्हाट इज टेम्परेचर, राइट। सो इट इज द मेजरमेंट इन डिग्री। तो हम डिग्री में, टेम्परेचर हम डिग्री में लेते हैं, राइट। तो कौन कौन से 3 स्केल्स हमने पढ़े हैं फिजिक्स में, याद करो, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, right? So it is the measurement in degree of how hot or cold a place is, कि एक जगह कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है, उसको हम डिग्री में मेजर कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, दैट इज थर्मोमीटर, राइट। तो अगर आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेना है, आपकी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप अपना, हमारे घर में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स रखे होते हैं, हम उनका यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है। तो वो कैसे आता है, डिग्री फारेनहाइट में आता है, राइट, या डिग्री सेल्सियस में आता है, करेक्ट। और केल्विन में डिग्री नहीं होती है, रिमेंबर, पढ़ा है हमने ये भी, ओके। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 स्केल्स की बात करने वाले हैं, दैट इज फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, राइट। तो the scales which we use over here, we can say that there are 2, that is degree Fahrenheit and degree centigrade or Celsius, right? तो main चीज कि what is the principle of thermometer, although हम ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इनका रेलेवेंस सोशल साइंस, मतलब आई कैन से ज्योग्राफी में भी काफी ज्यादा है। सो
द रेलेवेंस इज, आपने देखा होगा जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं, तो थर्मोमीटर्स में एक साइड होता है बल्ब, जिसको हम एक्चुअली या तो टंग के नीचे रखते हैं या फिर आर्मपिट के नीचे रखते हैं, करेक्ट। तो वहां पर इस थर्मोमीटर में एक नैरो ट्यूब होती है, ठीक है। वो नैरो ट्यूब जो होती है वो फिल्ड होती है विद व्हाट, विद मर्करी। किसके साथ फिल्ड होती है? विद मर्करी। सो कैन यू टेल मी द सिंबल ऑफ मर्करी? इट इज Hg, करेक्ट। तो अब जितना गर्म होगी, मतलब अगर मैं अपनी बॉडी की बात करी तो मेरी बॉडी जितनी गर्म होगी उस थर्मोमीटर में जो मर्करी है वो उतना एक्सपैंड होगा, ठीक है। और अगर बॉडी ठंडी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, करेक्ट। तो इतनी ठंडी तो नहीं होगी। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। सो दिस मर्करी इनसाइड दिस नैरो ट्यूब, इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, राइट। तो जैसे अगर आप इसको थर्मोमीटर को लो, आप उसको यूज करो, तो जब आप उसको अपनी आर्मपिट के नीचे या फिर टंग के नीचे लगाओगे, तो क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी में एक मिनिमम 37 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होगा ही, तो वो उतना राइज करेगा ट्यूब में और हमें मार्किंग से पता चलेगा। अगर जब हम उसको रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से और उसको वापस से हम डाल देते हैं उसके केस में, या फिर आप पानी में डाल देते हो, तो पानी अगर ठंडा है तो वो मर्करी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द थर्मोमीटर्स विच आर यूज्ड। सो इन केस ऑफ आवर सराउंडिंग्स, जब हम वेदर की बात करते हैं, तो जैसे थर्मोमीटर हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, सेम ही हम थर्मोमीटर्स का ही यूज करते हैं टू रिकॉर्ड द वेदर, द टेम्परेचर, राइट। अब फर्क ये है कि जो हम यूज कर रहे हैं वो क्लिनिकल है, लेकिन जो वेदर को चेक करने में यूज होता है या मेजर करने में यूज होता है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थर्मोमीटर, करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट, अब इसमें ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जान लेना, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। ऑल्दो हमने पढ़ा है, ये रिविजन है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल, सो इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इफ आई टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, करेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट द सेंटीग्रेड स्केल, सो फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री, correct, and the boiling point is 100, not Fahrenheit but it is Celsius, correct. So 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये याद रखना तो आसान है, ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट इसमें कंफ्यूज कई बार बच्चे हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्केल्स, राइट। तो जैसे अगर हम बात करें, सो दिस इज दैट थर्मोमीटर, राइट। तो अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, वो अगर आप थर्मोमीटर देखोगे ना, तो इट स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 90 अराउंड, राइट। वो 108, 109 ऐसे जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखो ना, तो इस स्केल में जो वेदर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इट गोज अप टू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं पर सेंटीग्रेड स्केल की बात करें, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली इट इज 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसमें भी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब कि जब हम थर्मोमीटर्स का यूज करें टू रिकॉर्ड द वेदर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसमें जो रेंज है ना रिकॉर्डिंग की, जो वेदर के रिकॉर्डिंग की, वो भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर के रिकॉर्डिंग की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह जहां पर स्नोफॉल होता है वहां टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है, कई ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर इवन 50 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर जाता है, राइट। टू रिकॉर्ड दैट वेदर, अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी नीड अ थर्मोमीटर जो उतना ब्रॉड, उसको जिसमें उतनी ब्रॉड कैटेगरी में हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सके। इसीलिए जो थर्मोमीटर्स यहाँ पर यूज होते हैं, दे हैव दिस ब्रॉड रेंज, करेक्ट। सो दे स्टार्ट फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड दे गोज अप टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड 100 डिग्री सेल्सियस विच इज द बॉइलिंग पॉइंट इन द सेल्सियस स्केल, करेक्ट। सो 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट is the temperature
of the human body and the freezing point of water, इसमें 0 डिग्री है और इसमें कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. करेक्ट. सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देख लेना है. अब क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ पर, वो आपको आएगा फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए. इफ वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का होगा -32. सो दिस विल गिव यू सेल्सियस. अगर सेल्सियस है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन बोथ द वेज. ठीक है, ओके. अब जो साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो अब जब जो भी लोग हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं, वेदर अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ वेदर स्टडी करते हैं, सो दिस ऑल कम्स अंडर meteorology, right? And the people who work in this department or who study Earth's atmosphere or the elements of weather, they are called as meteorologists. Correct? So two important terms again. All right. चलो आगे देखते हैं. Now talking about humidity. ये humidity क्या होती है? बरसात में आपने देखा होगा जब मॉनसून होते हैं ना, तो हवा भी चल रही हो, बारिश भी हो रही हो, फिर भी एक अजीब सी गर्मी लगती है एंड यू फील वेरी वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है, राइट? तो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमारे आसपास जो हवा होती है उसमें खूब सारा पानी होता है, right? So that is what humidity is. So it is the amount of water vapor in the atmosphere. So that is called as humidity. अब humidity जो होती है ना, वो भी प्लेस टू प्लेस एंड विद टाइम वो वेरी करती है. जैसे अगर आप जाओगे टुवर्ड्स एरियाज जो सी के पास हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. वो जगह जो दूर हैं थोड़ी सी से, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम रहती है. करेक्ट? तो अब ह्यूमिडिटी भी दो तरह की होती है. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि एक टाइम पर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. सो दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिक, नॉट सेंटीमीटर बट मीटर. सो टॉकिंग अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पहली चीज है ना कि हम परसेंटेज में मेजर करते हैं. ठीक है, ये इतनी सी बात समझ ली. उसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब, जैसे हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट होता है कि एक जगह पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, राइट? Relative humidity is actually the percentage of water vapor which is present in the atmosphere, right? It is compared with the maximum amount of water or water vapors that air can hold. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. ठीक है, मान लो आपके न्यूज़पेपर में आज वेदर फोरकास्ट वाले सेक्शन में, या फिर हाँ ठीक है वेदर फोरकास्ट या प्रीवियस डे वाले वेदर में आया है कि देयर वाज 50% ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि जितनी कैपेसिटी है आपके आसपास जो हवा है, उसकी जितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, उससे 50% ही पानी अभी उसने होल्ड किया हुआ है. सो दिस कंपैरिजन कि कितना पानी अभी प्रेजेंटली होल्ड किया है एटमॉस्फेयर में कंपेयर्ड टू कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वो एटमॉस्फेयर या वो हवा होल्ड कर सकती है. सो दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. बात समझ आ गई? ओके, इफ आई से 30% is the humidity today, right? So it means, what does that mean? It means कि हवा ने अभी सिर्फ 30% ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है. इट कैन अकोमोडेट मोर वाटर, 70% अभी और वो पानी और अकोमोडेट कर सकती है, राइट? सो आई होप ये बात समझ आ गई. एंड एज आई टोल्ड यू, ह्यूमिडिटी it varies from place to place and it also varies from time to time. Correct? So this is the difference between absolute and relative humidity. Now, अब जैसे
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने थर्मोमीटर का यूज किया था, वैसे ही ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का। तो H फॉर ह्यूमिडिटी एंड H फॉर हाइग्रो, करेक्ट, ऐसे कनेक्ट कर लेना इसको। ओके, T फॉर टेम्परेचर एंड T फॉर थर्मोमीटर, H फॉर ह्यूमिडिटी एंड H फॉर हाइग्रोमीटर। ओके, ऑलराइट। नाउ ये जो हाइग्रोमीटर है ना, ये दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं ड्राई बल्ब thermometers. So talking about the dry bulb thermometer, so उससे पहले this instrument which is hygrometer is used to measure the relative humidity. ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है, तो बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, वो वाली ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो हाइग्रोमीटर जो है ना, उसमें एक होता है, इस हाइग्रोमीटर में बेसिकली ये दो चीजों से बना होता है। एक होता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और एक होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर। ठीक है, सबसे पहले ड्राई बल्ब थर्मोमीटर को समझते हैं। जैसे हमारा एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है ना, एग्जैक्टली ये वैसा ही होता है, जहां पर ये बल्ब है और ये वो नैरो ट्यूब है जिसमें मरकरी है। ठीक है, ये है हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर, राइट। सो दिस इज ड्राई बल्ब thermometer, right, and this is wet bulb thermometer. अब फर्क क्या है इनमें? फर्क सिर्फ इतना है कि इस थर्मोमीटर में, वेट बल्ब थर्मोमीटर में, ये जो विक है ना, ये कवर्ड होती है and it is dipped into the water, right? So it is kept by a wick dipped into the container of distilled water. तो एक distilled water का कंटेनर होता है, उसमें इसकी विक जो है वो डाली होती है। ठीक है, वो डिप होती है। सो दिस शोज लोअर टेम्परेचर देन द एक्चुअल टेम्परेचर। अब ये जो वेट बल्ब थर्मोमीटर है ना, ये हमें टेम्परेचर कम बताता है। जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है ना हमारे आसपास या किसी भी पर्टिकुलर जगह का, उससे कम टेम्परेचर बताता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन होती है मॉइस्ट विक से हैज द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इवेपोरेशन, यहां से मॉइस्ट विक से इवेपोरेशन होती रहती है इस जगह से बेसिकली, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ना ये कम दिखाती है। तो इवेपोरेशन हमने पढ़ा है ना बायो में भी, कि जब जैसे हमें पसीना पड़ता है, तो जब पसीना पड़ता है, हवा आती है, तो वो कितना अच्छा लगता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी से जो हीट है ना, वो उन वेपर्स की फॉर्म में वो बाहर निकल रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये वाटर में डिप्ड है विक, तो इसमें जो पानी है ना वो थर्मोमीटर से कुछ हीट ले रहा है, राइट, जिसकी वजह से टेम्परेचर थर्मोमीटर में ड्रॉप हो जा रहा है। इस वजह से वेट बल्ब थर्मोमीटर जो है वो कम टेम्परेचर दिखाता है एज कंपेयर टू द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब मतलब क्या है इस चीज का? देखो, हाइग्रोमीटर में क्या है, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, एक वेट बल्ब थर्मोमीटर है, करेक्ट। तो इन दोनों थर्मोमीटर्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमें काफी कुछ बताता है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा दोनों में, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब में, इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी का रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, मतलब जितना टेम्परेचर ड्राई बल्ब थर्मोमीटर शो कर रहा है और जितना टेम्परेचर वेट बल्ब थर्मोमीटर शो कर रहा है, अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है, राइट, मेजरमेंट जो रीडिंग का डिफरेंस है वो कम है, तो इसका मतलब है कि उस जगह की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, राइट। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स इज मोर, इट मीन्स द ह्यूमिडिटी इज लेस। इफ दिस डिफरेंस इज लेस, इट मीन्स द ह्यूमिडिटी इज मोर, करेक्ट। तो इसीलिए यहां पर हम थर्मोमीटर को कुछ ऐसे यूज करते हैं कि वो हमें ह्यूमिडिटी के बारे में बता देता है, राइट। तो समझ आ गया, H फॉर ह्यूमिडिटी, H फॉर hygrometer actually consists of two things. One is dry bulb thermometer and the second one is the wet bulb thermometer. करेक्ट, बात समझ आ गई, आगे बढ़े। अब
question comes why relative humidity and not absolute humidity is measured in weather recordings. तो अगर आप weather recordings में देखोगे ना तो वहां पर actual या you can say absolute humidity which is actually the actual humidity, it is not measured in weather recordings. What is measured is this relative humidity. Question है कि ऐसा क्यों, राइट? तो ये जो relative humidity है ना वो मेजर की जाती है क्योंकि वो हमें बताती है कि कितना मैक्सिमम वाटर वेपर हवा ने या एयर ने होल्ड कर रखा है, रादर देन कि मतलब और मैक्सिमम वो कितना कर सकते हैं, मतलब कितना वाटर वेपर होल्ड किया है एंड मैक्सिमम वो कितना होल्ड उसने करके रखा है. तो ये हमें ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है अपने आसपास के वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है. और क्लाउड्स आएंगे, रेन होगी या नहीं होगी, वो ज्यादा क्लैरिटी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी से होती है एज कंपेयर टू दिस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, करेक्ट. सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द टेम्परेचर और चेंजेस इन द वेदर अराउंड अस. क्लियर? तो बात समझ आ गई व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वेदर रिकॉर्डिंग्स हैव रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नॉट I mean they measure relative humidity, not the absolute humidity. Correct? Okay? Right? चलो आगे बढ़ते हैं. Now coming on to the atmospheric pressure. तो atmospheric pressure की बात करें तो यहाँ पर जो pressure है ना, it is मतलब atmospheric pressure हमने again physics में ही पढ़ा है. तो मतलब हमने बोला था कि अगर आप ऐसे मान लो कि आपके सिर के ऊपर एक कॉलम है, ठीक है, तो ऊपर से एटमॉस्फेयर जो है ना उसने पूरा प्रेशर लगाया हुआ है आपकी बॉडी पर यहाँ पर. तो आप बोलोगे कि हम दब क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं दब रहे हैं, बताओ. मैंने बताया था फिजिक्स में भी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी एक फ्लूइड है. कौन सा फ्लूइड है? ब्लड है. तो अगर यहाँ से, अब दीज आर द फ्लूइड्स, राइट, लिक्विड एंड द गैसेस, दीज आर द फ्लूइड्स. अब अगर इस गैस ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है ना बाहर से, एटमॉस्फेयर इज बेसिकली ऑल द गैसेस, राइट, तो इन्होंने अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर डाला हुआ है, ठीक है, तो प्रेशर इस तरफ को आएगा, राइट, अंदर की तरफ को जा रहा है. तो हम पिचक क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अंदर हमारी बॉडी के अंदर वाला जो फ्लूइड है दैट इज ब्लड, वो बाहर की तरफ को प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है ये मेंटेन रहता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर वेदर ऑल्सो, राइट. तो जब हम वेदर के एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूर बात करते हैं. सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो हमारा अर्थ का सरफेस है उस पर कितना प्रेशर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. करेक्ट? ओके. सो अगेन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बैरोमीटर, करेक्ट. और इसको मेजर किया जाता है इन मिलीबार्स. तो एक बार क्विक रिकैप करें जल्दी से, आप मुझे बताओगे. टेम्परेचर सबसे पहला एलिमेंट पढ़ा था, किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट. सेकेंड वन वॉज क्या पढ़ा हमने? ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी दो तरीकों से मेजर होती है, मतलब दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. रिलेटिव इज मेजर्ड इन परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर. अब हम जब थर्ड एलिमेंट पे पहुंच गए हैं दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इट इज मेजर्ड इन मिलीबार्स. सो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज equal to 1013 millibars. So this is something important that you understand. ठीक है? ओके, इतना समझ आ गया. तो आगे थोड़ा सा बैरोमीटर के बारे में थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ओके, तो चलो देखते हैं बैरोमीटर कैसा दिखता है और कैसे काम करता है. तो देखो, बड़ा ही सिंपल सी चीज है. तो अगर आप इसको देखो ना पूरे सेटअप को, तो इसमें ये एक इन्वर्टेड सी ट्यूब है, ठीक है, जो ऊपर से सील्ड है और नीचे से इसका माउथ खुला हुआ है, करेक्ट. इसको हमने डिप कर दिया है एक कंटेनर में जिसमें हमने डाला है अगेन मरकरी. तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर चीज को मेजर करने के लिए हम एक ही एलिमेंट का यूज कर रहे हैं. कौन सा एलिमेंट है वो? मरकरी, करेक्ट. तो याद रखनी है ये बात. तो यहां पर भी ना हम मरकरी का यूज कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे हैं. देखो, बड़ा ही सिंपल है.
ये जो ट्यूब है ना, दिस इज एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, जो ऊपर वाले एंड से जो बंद है और नीचे से खुली हुई है। जो खुला वाला इसका एंड है उसको हमने डिप कर दिया है इस मरकरी वाले कंटेनर में, करेक्ट। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जब होगा क्या कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है इसके सरफेस पर। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से मरकरी जो है वो इस ट्यूब में ऊपर की तरफ को, इस ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ को राइज करने लग जाएगा, ठीक है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो यहाँ से मरकरी नीचे मतलब ड्रॉप हो जाएगा इस ट्यूब से एंड वापस इस कंटेनर में आ जाएगा। अब वो कितना राइज करता है या कितना ड्रॉप करता है वो हमें बताएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर रीडिंग्स होंगी जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताएंगी कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर्टिकुलर जगह का, राइट। तो सिंपल नहीं है, आपको क्या लगता है डिफिकल्ट है? अगर लग रहा है अभी भी, सो बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज ड्यू। ड्यू, ठीक है, ड्यू क्या होती है? आपने देखा होगा सुबह सुबह जैसे ये विंटर्स वाली जगह पे या फिर कहीं पर भी अगर आप देखो ना, तो स्पेशली जहाँ पर थोड़ा वेदर अच्छा सा रहता है ना, वहां पर सुबह सुबह पत्तों पर वो ओस की बूंदे, राइट। यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग फ्रॉम दैट वेरी गुड मूवी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तारे जमीन पर, राइट। देखो इन्हें, ये तो है ओस की बूंदे, राइट। तो ये वही बूंदे हैं, दैट ड्यू ड्रॉप्स, राइट, जो हमें लीव्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसे पानी, छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स, राइट। सो दे आर अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। सो व्हाट इज ड्यू? इट इज व्हाट इज दिस? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस। तो कई बार आपने देखा होगा कि बर्फ गिरी हुई है बाहर, राइट। जब सर्दियों में उठो, ऐसी जगह पर, ठंडी जगह पर उठो, तो कई बार बर्फ नहीं गिरी होती है लेकिन थोड़ा ना ऐसे आइस लगती है कि नीचे आइस है, राइट। तो होता क्या है कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए तो वो आइस के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। अगर थोड़ा ठीक ठाक सा टेम्परेचर हो तो वो इस वाटर वेपर्स की या वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, नॉट वेपर्स, ड्रॉपलेट्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ड्यू। ड्यू इज फॉर्म्ड इन विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो बट नॉट बिलो 0 डिग्री। जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना हो, 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब इससे नीचे ना हो, लेकिन विंटर्स में हमें कई जगह पर ये ड्यू ड्रॉप्स देखने को मिलती हैं। तो जो भी बच्चे अभी शायद नॉर्थ इंडिया से देख रहे होंगे, वहां पर कंपैरेटिवली अब सर्दी हो गई है, राइट। तो सुबह सुबह पत्तों के ऊपर पानी, या फिर अगर आपकी घर के आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो जाता है तो अब वही ड्रॉपलेट जो है वो आइस की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुकी होंगी। तो इसलिए जो होता क्या है कि जो मॉइस्ट एयर होती है ना, वो आती है इन कोल्ड सरफेसेस के कांटेक्ट में, जो ग्राउंड के पास जो ठंडा सरफेस होता है। अब जब वाटर वेपर यहाँ इसके सरफेस में आता है तो जो वाटर वेपर होता है ना एयर में, वो वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ ड्यू इज फॉर्म्ड, और वी सी दोज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्रास और द लीव्स as this is seen here, right? So these dew drops are actually very beneficial for the plants as well. And the question comes like, why these dew drops are beneficial for plants? तो ये dew drops अगर conditions बहुत dry हो गई हो, ठीक है, winters में बारिश ना हो, तो plants को पानी कहाँ से मिलेगा? तो ये एक तरह से एक पानी भी देती हैं plants को, plants की growth में help करती हैं। even जो leaves हैं, आपने देखा होगा, उनको हम जाके रोज पत्ते साफ तो नहीं करते हैं, but वो naturally clean भी हो जाती हैं with the help of these dew drops, correct? So this is the next component or the next element of weather. Now coming on to how are these, okay, the question came, how are these dew drops beneficial for plants? So they are the water source, they help plants to cool down, they helps in photosynthesis, even they improve the moisture in soil when the conditions are very dry, right? So there are many ways in which dew drops are beneficial. So you can write them in your own words, right? So they are an important
water source. Then they keep plants cool, right? जब दिन में वो बहुत गर्म हो जाएं तो उस टाइम पर, राइट? तो दे ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, करेक्ट? तो खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए प्लांट्स को. एंड ऑल्सो दे इम्प्रूव सॉइल मॉइस्चर. इज दैट राइट? ओके, तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज बेसिकली फॉलिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन. जब कंडेंसेशन होती है, ठीक है, वाटर वेपर जाते हैं, जब वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो गिरने लगता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन. अब प्रेसिपिटेशन आप बोलोगे कि ऐसा कब होता है, हमने कभी प्रेसिपिटेशन होती हुई तो देखी नहीं. आपने देखी है, बारिश देखी है आपने, जरूर देखी होगी. स्नोफॉल देखी है, शायद ना देखी हो, वीडियो में, फोटोज में कहीं तो देखी ही होगी. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वेयर दीज the water vapor when rises up, they condense and then they come down in the form of moisture. This atmospheric come down, or this atmospheric moisture, it falls down in form of rain or snowfall. So that is called as precipitation. So it brings down the temperature of an area. ठीक है, तो जहाँ भी बारिश होती है थोड़ा टेम्परेचर, थोड़ा बहुत गर्मी हो तो थोड़ा ठंडा तो हो ही जाता है, स्नोफॉल हो तो बहुत ही ठंडा हो जाता है, राइट? सो रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो जब हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आया हो कि बारिश भी तो होती है मैम ने एलिमेंट्स ऑफ वेदर में, वो नहीं बताया. बट दिस रेनफॉल और स्नोफॉल, इट कम्स अंडर दिस हेडिंग विच इज प्रेसिपिटेशन. ठीक है, सो इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द रेन गॉज एंड इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स. तो आपने देखा होगा ना कि वहां पर 100 सेंटीमीटर बारिश हुई या फिर 100 से 1000 मिलीमीटर बारिश हुई, something like that. So this is how, these are the units in which we measure the amount of rainfall. Now it is recorded daily or it is and it is also recorded at the month end. तो होता क्या है कि जहाँ अगर हम एक पर्टिकुलर जगह की बात करें, जहां पर आप रहते हो ना, वहां पर रेनफॉल डेली मेजर की जाती है. ठीक है, उस सारे डेटा को कलेक्ट करके मंथ में एक मंथली रिपोर्ट दी जाती है कि इस महीने इतनी बारिश हुई, और हर महीने का जो वेदर रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करके एनुअल रेनफॉल के बारे में बताया जाता है. तो आपने ये वर्ड काफी ज्यादा सुना होगा. तो आप बोलोगे कि उनको कैसे पता चलता है कि एक साल में कितनी बारिश हुई? वो इसलिए पता चलता है क्योंकि रेनफॉल को हर रोज मेजर किया जाता है. थोड़ी सी भी बारिश हो वो भी मेजर की जाती है और उसको मेजर करके मंथ एंड पर एक मंथली रेनफॉल कितनी हुई वो निकाला जाता है, और हर महीने कितनी बारिश हुई उससे एनुअल रेनफॉल का डेटा निकाला जाता है. करेक्ट? सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच इज रिसीव्ड इज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज द रेन गॉज. करेक्ट? तो जहां पर रिक्वायर्ड है, देखो दो चीजें तो हर जगह हैं, वो है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है मेजर करने में, और दूसरा उसको मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट्स का यूज कर रहे हैं. तो ये तो आपको हर एक वेदर एलिमेंट में बताया गया है और ये आपने अच्छे से समझ भी लेना है, राइट? द नेक्स्ट इज स्नोफॉल और हेल. Right, so these are the feathery flakes of frozen moisture, or the frozen moisture, it falls on the surface of the earth. तो आपने देखा होगा वो फ्रोजन एक मूवी है, किसने देखी आई डोंट नो, बट एल्सा के फैंस काफी सारी गर्ल्स रहती हैं, राइट? तो जो भी गर्ल्स देख रही हैं तो उनको पता है. तो आपने देखा होगा कि वो फ्रोजन में एक एल्सा है जो एक प्रिंसेस है, राइट? तो उसका जब वो गाना चलता है फ्रोजन वाला तो वो पूरी स्नो गिर रही होती है. सो दिस स्नोफॉल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, सो यहाँ पर क्लाउड्स एंड द ग्राउंड टेम्परेचर रिमेन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. तो बारिश होती है तो ऑल्दो टेम्परेचर डाउन होता है एक जगह का, लेकिन जब स्नोफॉल होती है तो वहां पर जो टेम्परेचर है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, तब
स्नोफॉल होती है, ठीक है। देन द फ्रोजन रेन ड्रॉप्स फॉर्म आइस पैलेट्स एंड फॉल एज हेल, एंड दिस हेल इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, ये काफी डिस्ट्रक्शन करती है हमारे आसपास, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लाउड्स, सो क्लाउड्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना। आपने बहुत बार अपने आसपास आसमान में बैठे अगर बाहर चाय पी रहे हैं, आप चाय नहीं पीते होंगे, दूध पीते होंगे, तो दूध पीते पीते कि चलो आज बालकनी में बैठ के दूध पीते हैं, छत पे जाके दूध पीते हैं, तो ऐसे देखते होंगे वाह बादल आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, राइट। सो डू यू नो दैट देयर दीज क्लाउड्स कैसे वो दिखते हैं, उनकी 4 कैटेगरीज होती है, 4 नाम है उनके, ठीक है, अभी बताऊंगी। सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द क्लाउड्स, सो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन राइजिंग एयर इट कूल्स because of the expansion and some of its water vapor form tiny droplets of water and ice that floats at different heights। तो आपने हवा में ऐसे उड़ते हुए बादल देखे होंगे, तो होता क्या है कि जब गर्म हवा, बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर, करेक्ट, हमने पढ़ा है वार्म एयर इज लाइटर सो इट गोज अप, तो जैसे जैसे वो ऊपर को जाती जाती है वो ठंडी होती जाती है, करेक्ट। तो अब होता क्या है कि वो जो हवा है ना वो कुछ क्लाउड्स बना देती है और कुछ जो है वो वाटर वेपर्स, जो पानी बन जाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वाटर वेपर्स। तो कुछ आइस होते हैं और कुछ आइस बन जाती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट हाइट्स पर फ्लोट करने लग जाते हैं। सो दे डिफर इन देयर फॉर्म, शेप, हाइट एंड मूवमेंट एंड हेंस दे अफेक्ट वेदर एंड स्काई कंडीशंस डिफरेंटली। तो आपको शायद इस बात की समझ ना हो कि कौन से बादल बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि बड़े सारे बादल हैं, देखो दादाजी बाहर बहुत सारे बादल हैं, तो बारिश होने वाली है, तो वो बोलेंगे नहीं 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 बारिश नहीं होगी, ये वाले बारिश वाले बादल तो नहीं लगते हैं, राइट। लेकिन ये बात हमारे पेरेंट्स को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो तो वो बड़े अच्छे से बता देंगे, उनको पूरी नॉलेज है कि कैसे क्लाउड्स जो हैं वो बारिश लेकर आते हैं। तो क्लाउड्स जो हैं बेसिकली वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज साइरस क्लाउड्स, देन क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रैटस क्लाउड्स एंड निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। क्या होते हैं भाई, पढ़ने तो पड़ेंगे। तो सबसे पहले है साइरस क्लाउड्स। ये क्या होते हैं, आपने कुछ ऐसे क्लाउड्स देखे होंगे हवा में, सॉरी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो ऐसे लगता है कि एक चादर सी है, पतली चादर सी, जैसे वो पनीर बनाने के लिए हम व्हाइट क्लॉथ यूज करते हैं ना, मतलब क्लॉथ तो वो होता है लेकिन उसमें काफी बड़े बड़े होल्स भी होते हैं और काफी मतलब आर पार काफी अच्छा नेट टाइप होता है, आर पार काफी अच्छा दिखाई देता है, करेक्ट। तो ऐसे क्लाउड्स आपने जरूर देखे होंगे आसमान में, नहीं देखे हैं ना तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाहर जाओ सबसे पहले आपने ऊपर देखना है और देखना है कि आज क्या क्लाउड्स हैं एटमॉस्फेयर में और अगर हैं तो कैसे हैं, ठीक है। और मुझे बताना है कि मैम आज हमने क्लाउड्स देखे और ऐसे थे, तो कहाँ बताओगे, या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में या फिर यहीं पर चैट में लिख देना, ओके। सो बेसिकली दीज साइरस क्लाउड्स दे आर फेदरी एंड फाइबरस क्लाउड्स, मतलब ऐसे ना फाइबर होते हैं ना, कपड़े के थ्रेड्स होते हैं ना, ऐसे फाइबर की फॉर्म में होते हैं, विच फॉर्म अ वेरी हाई लेवल्स ऑफ which are formed at very high levels, और ये 5 to 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऐसे फैले होते हैं, ठीक है। देन दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस, तो ध्यान रखना कि इनमें टाइनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। देन दे लुक लाइक विस्प्स ऑफ कॉटन फ्लोटिंग इन द स्काई, तो जैसे वो कॉटन फ्लोट कर रही है ना, ऐसे पतले पतले रेशे कॉटन के, वैसा ये लगता है, ठीक है। कॉटन को ऐसे ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर दो तो बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, करेक्ट, ओके। सो दीज आर द साइरस क्लाउड्स। नेक्स्ट इज क्यूमुलस क्लाउड्स। तो आपने फूल गोभी देखी है, ठीक है, फूल गोभी, ठीक है, ऐसे जिसमें ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। कुछ क्लाउड्स ना हमें ऐसे ही लगते हैं कि जैसे ऊपर हमारे आसमान में गोभी जैसे क्लाउड्स आ गए हैं, राइट। तो देखो कैसे होते हैं ये, ऐसे मतलब एक छोटा 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 बंच बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा बंच इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज द क्यूमुलस क्लाउड्स विच आर कॉलीफ्लावर शेप्ड क्लाउड्स एंड दे हैव देयर ग्रेट वर्टिकल हाइट। जैसे साइरस क्लाउड्स थे ना, वो तो ऐसे एक पतली सी एक चादर थी,
ठीक है, वो पनीर बनाने वाला हमारा जो एक क्लॉथ होता है वो वैसा था, एकदम ऐसे पतला, जो काफी 5 to 10 किलोमीटर्स के एरिया में स्प्रेड था। लेकिन ये जो कॉलीफ्लावर वाले क्लाउड्स होते हैं ना, दैट इज क्यूमुलस क्लाउड्स, उनकी जो हाइट होती है, वर्टिकल हाइट होती है, वो काफी ज्यादा होती है। गोभी को कभी तोड़ना, उसमें से उसके वो छोटे छोटे गोभी के जो अंदर सब फूल होते हैं ना, सब फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, उनको निकाल के देखना। ऊपर से तो वो ऐसे एक जैसे लगते हैं, बट नीचे से आप देखोगे तो वो काफी मोटा होता है, राइट। तो वैसा ही कुछ ये होता है, इनकी हाइट काफी होती है और इनका बेस फ्लैट होता है, मतलब नीचे से हमें ये फ्लैट देखने को मिलेंगे, लेकिन ऊपर ये ऐसे। कैसे क्लाउड्स बनाते हैं हम अपने ड्राइंग में, मैं तो बचपन में ऐसे ही क्लाउड्स बनाती थी। तो ये बस ये वाले कौन से क्लाउड्स हैं, दीज आर द क्यूमुलस क्लाउड्स, करेक्ट। सो दीज कॉज रेनफॉल विद लाइटनिंग एंड थंडर एंड दे आर यूजुअली व्हाइट और ग्रे इन कलर। तो ये वो क्लाउड्स हैं जो एक्चुअल में बारिश लेकर आते हैं, ठीक है, करेक्ट, समझ आ गया ना। ये बारिश लाएंगे, बिजली भी कड़केगी और थंडरिंग भी होगी, ओके। तो ग्रे और व्हाइट कलर के ये दिखाई देंगे, ओके। देन इज stratus clouds, right? So these are the sheet like clouds which are spread over the whole sky and usually they form at low levels within 2 kilometers, ठीक है। ये भी वैसे ना जैसे थिन क्लाउड्स जो है ना, वो ऐसे थिन शीट की तरह स्प्रेड होते हैं, लेकिन ये ना यूजुअली नीचे होते हैं। जैसे अगर हम सेरस क्लाउड्स की बात करें तो वो काफी हाइट पर होते हैं, 5 to 10 किलोमीटर्स में, लेकिन ये काफी लो लेवल पर होते हैं, अराउंड 2 किलोमीटर में एटमॉस्फेयर में, मतलब नीचे से ग्राउंड से बात करो तो 2 किलोमीटर तक की हाइट होती है। दे आर यूनिफॉर्मली ग्रे एंड डल, ठीक है, बात समझ आ गई। ऐसे क्लाउड जब भी दिखे, ओके। देन नेक्स्ट इज द निम्बस क्लाउड्स। सो आपने कुछ क्लाउड्स ऐसे देखे होंगे जो रियल रेन क्लाउड्स होते हैं, विच आर थिक, डार्क एंड ब्लैक। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि दिन में क्लाउड्स आ गए और मतलब दोपहर के 12 बजे भी लाइट ऑन करनी पड़ रही है घर में, ठीक है, क्योंकि इतने डार्क और थिक क्लाउड्स हैं और इतने ब्लैक क्लाउड्स हैं, जिसकी वजह से वो मतलब एकदम अंधेरा हो गया है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस आई होंगी भाई, दिन में ही लाइट ऑन करनी पड़ जा रही है। सो दीज क्लाउड्स विच आर एक्चुअली द रियल रेन क्लाउड्स, दीज आर कॉल्ड एज द निम्बस क्लाउड्स, right? So they spread out in layers and they cause continuous rain or snow. तो जो हमारे cumulus clouds थे, although they also bring rain, but वो शायद थोड़े से पैच में या थोड़ी सी बारिश लाएंगे। These nimbus clouds they bring rain, ठीक है। इसमें ये वाला, ये देखो यहाँ पर ये जो ब्लैक दिखाया गया है, so they bring continuous rain or snow, ठीक है, बात समझ गए आप। तो इसमें मतलब इतनी जो स्ट्रॉन्ग सन की रेज है ना, वो भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, इतने थिक ब्लैक और इतने डार्क क्लाउड्स होते हैं ये, ओके। चलो, तो आपको क्लाउड समझ आ गए। चलो एक बार मुझे रिकॉल करके बताना, ठीक है, कौन कौन से क्लाउड्स हमने पढ़े हैं, जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाज द सर्स क्लाउड्स, देन क्यूमुलस क्लाउड्स, देन पीछे वाला कौन सा था, स्ट्रैटस क्लाउड्स, राइट, ओके। सो इट वाज द स्ट्रैटस क्लाउड एंड द निम्बस क्लाउड्स। सो CCSN, ठीक है, इसका कुछ भी न्यूमोनिक बना लो, ओके। तो इसका एक न्यूमोनिक मैं आपको बताती हूँ। सो वी कैन राइट इट, क्लाउड्स कैन शो नेचर, ठीक है। सो क्लाउड्स कैन शो नेचर, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। जो नेचर दिखा रहे हैं वो बेसिकली बहुत सारी बारिश लेकर आ रहे हैं, ओके। जो कर सकते हैं, हु कैन, वो भी थोड़ी सी बारिश ला सकते हैं। और अगर हम शो की बात करें और क्लाउड्स की बात करें, तो क्लाउड्स तो भाई पहला क्लाउड पढ़ा था, और ये जो S है फॉर शो, तो इसमें और क्लाउड्स में शो वाले जो है वो दिखाने के लिए हैं, बस वो ऐसे फैले हुए हैं एट अबाउट 2 किलोमीटर्स, राइट। और जो क्लाउड्स हैं वो क्लाउड की तरह हैं भाई, बहुत ऊपर जाकर हैं, अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स पे, ओके, ऑल राइट। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर विच इज विंड। सो विंड इज बेसिकली द एयर इन द हॉरिजॉन्टल मोशन। जब हवा ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन में चलती है उसे हम विंड बुलाते हैं। द टाइप्स ऑफ विंड, अब आपने देखा होगा ना, कई बार हवा जो है ना
वो एकदम ऐसी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि भाग जाओ, मतलब हवा हमें ही उड़ा के ले जाएगी, इससे बेटर है चले जाओ। कई बार हम अम्ब्रेला लेके जाएं तो अम्ब्रेला भी उड़ जाता है, ठीक है, अम्ब्रेला ऐसे होता है वो ऐसे हो जाता है, राइट, इतनी तेज हवा होती है। कई बार इतनी तेज होती है, आपने स्टॉर्म्स के बारे में सुना होगा, आपने ह्यूरिकेन्स के बारे में सुना होगा, वैसी भी हवा देखी जाती है, राइट। कई बार एकदम हल्की सी, मतलब पता भी नहीं चलता है कि हवा चल रही है, बट ऑफ कोर्स वो होती है हमारे पास, हमारे आसपास, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स, वन दैट इज क्वाइट काम एंड स्टिल विच इज नॉट मूविंग, वन इज जेंटल एंड मॉडरेट ब्रीज, ठीक है, जो ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लगती है। देन स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो तेज हवा चलती है, और होते हैं वायलेंट स्टॉर्म्स। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विंड्स दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर विंड इज द विंड वेन, ठीक है। तो विंड वेन कुछ ऐसा होता है जिसमें ये एक एरो होता है एक तरफ को, ठीक है, और इसमें हर तरफ को क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड पार्ट जो है वहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब डायरेक्शंस पॉइंट आउट कर रहा होता है, और ये मूविंग वाला पार्ट होता है एरो। सो दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग आर्म पिवटेड विद द वर्टिकल रॉड। तो ये वर्टिकल रॉड के अराउंड ये एक रोटेटिंग आर्म है यहाँ पर, ठीक है, ये रोटेटिंग आर्म है ये वाली, करेक्ट। सो एरो ऑफ द विंड वेन ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड ब्लोज। तो जो एरो होता है ना विंड वेन में, वो हमेशा उस डायरेक्शन को पॉइंट करता है जहां पर विंड ब्लो करती है, ठीक है। नाउ इट इज यूजुअली प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स। तो एरो, जैसे मान लो हवा चल रही है, ठीक है, हवा उस तरफ को चल रही है, तो ये जो एरो है ये उस तरफ को हो जाएगा, ठीक है। और यूजुअली हम इनको इन विंड वेन्स को एक ऐसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे बिल्डिंग के टॉप पर, या फिर मतलब ऐसी बड़ी ऊंची ऊंची जगह पर जहां पर ना विंड के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिससे हमें विंड की डायरेक्शन आराम से पता चल सके। अब जिस तरफ को ये पॉइंट करता है, से द पॉइंटर इज पॉइंटिंग फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, इसका मतलब है जो विंड है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड एज ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है, समझ आ गया। जब हवा ईस्ट से वेस्ट को, ठीक है, इट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज आर कॉल्ड एज द ईस्टर्ली विंड्स। से द विंड्स आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दीज विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्ली विंड्स, करेक्ट। तो इसके रोटेशन से हमें पता ये चलता है कि विंड किस तरफ को मूव कर रही है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एनीमोमीटर। अब यहां पर क्या हो रहा था, ये हमें बता रहा था विंड की डायरेक्शन, ठीक है, याद रखना, विंड वेन हमें विंड की डायरेक्शन बता रहा है, वहीं पर एनीमोमीटर हमें विंड की स्पीड के बारे में बता रहा है कि कितनी फास्ट वो विंड चल रही है। सो देयर आर 3 or 4 हॉरिजॉन्टल आर्म्स अटैच्ड टू द वर्टिकल स्पिंडल। तो ये वर्टिकल स्पिंडल है जिसके पास ना ये देखो ये कुछ कप्स हैं, ठीक है, दिस इज अटैच टू अ मीटर, ठीक है, ये जो है दिस वर्टिकल आर्म इज अटैच्ड टू अ मीटर, और इसमें ये 3 से 4 हॉरिजॉन्टल आर्म्स होती हैं। ये आर्म्स रोटेट करती हैं एज मेटल कप्स आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द आर्म्स, ठीक है, जैसे जैसे हवा चलेगी ये रोटेट करेगी, करेक्ट। सो इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ रोटेशन इन द मीटर विच इज अटैच टू इट। तो मैंने बोला ना, इस वर्टिकल आर्म से आर्म एक मीटर को अटैच होती है, तो जितना ये मूव करता है, जितना ये वर्टिकल स्पिंडल मूव करता है, वो नंबर ऑफ रोटेशंस यहाँ मीटर में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और उससे हमें विंड की स्पीड के बारे में पता चलता है। अब ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ये या तो हम मीटर पर सेकेंड में या फिर हम किलोमीटर पर आवर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने कभी भी वो वेदर वाला कॉलम देखा होगा ना अपने आसपास, मतलब अपने न्यूज़पेपर्स में अगर टॉप में देखा होगा, तो वहां पर यूजुअली किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही विंड बताई जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्यूरोफोर्ट स्केल। दिस स्केल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द विंड। इट इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द विंड एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अब जितनी ज्यादा तेज विंड होगी उतनी ही फास्ट आर्म रोटेट करेगी, जितनी काम विंड होगी उतना ही स्लोली वो रोटेट करेगी,
करेक्ट, ये तो सिंपल है समझना। अगर धीरे धीरे विंड चल रही है तो ये जो आर्म्स हैं ये भी धीरे धीरे रोटेट करेंगी। अगर बहुत तेज विंड चल रही है तो ये आर्म्स भी बहुत तेज तेज रोटेट करेंगी, राइट। तो ये बात समझ आ गई। विंड वेन समझना इजी था कि नहीं था, जल्दी से बताओ। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पर, सॉरी विंड समझना, नॉट विंड वेन। तो एक है विंड वेन और एक है एनेमोमीटर। विंड वेन हमें डायरेक्शन बता रहा है विंड की, एनेमोमीटर हमें विंड की स्पीड बता रहा है। दो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज दिस। सो आइसो हाइट एंड आइसोथर्म्स। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें यहीं पर समझ लेनी है, ये जो वर्ड होता है ना आइसो, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, अब इतना वर्ड हम समझ चुके हैं। आइसो मीन्स इक्वल और हाइट का मतलब होता है रेन। ठीक है, वैसे ही इसके साथ कनेक्टेड जो हम दूसरी टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आइसोथर्म। तो आइसो का मतलब होता है अगेन इक्वल और थर्म का मतलब होता है आइदर हीट और टेम्परेचर। ठीक है, सो आइसो हाइट बेसिकली अगर आप इस मैप को देखो ना तो इस मैप में ना कहीं कहीं आपको ये देखो लाइंस दिखाई दे रही हैं और लाइंस के ऊपर ना कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर भी हैं ये, ठीक है, यहाँ पर भी हैं, इस एरिया में भी है, ठीक है, सब जगह आपको ये दिखाई दे रही हैं लाइंस और उनके ऊपर लिखे हुए नंबर्स। सो आइसो हाइट इज बेसिकली a line on a map that connects points with equal amount of precipitation, rainfall, precipitation which जिसमें रेनफॉल और स्नोफॉल आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मैप ऑफ इंडिया में देखें तो आपने देखा होगा ऐसे लाइंस लगी होती है और लाइंस पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। सो दीज लाइंस बेसिकली कनेक्ट वेरियस पॉइंट्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ रेन हुई होती है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है और जो वेदर मैप है उसमें इसका यूज होता है, जहां पर हम वेदर मैप में लाइंस की हेल्प से कितनी कहां पर बारिश हुई है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अ प्लेस रिसीव्स। ठीक है, या एक प्लेस में एक टाइम पर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर कितनी बारिश हुई है वो हमें आइसो हाइट बताता है। Now, what is the purpose of this iso height? So this tells us about the distribution of precipitation across an area or illustrates the wetness or dryness of that region. तो देखो हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं, अगर बारिश होगी तो एक जगह है वो वहां पर वेटनेस ज्यादा होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो वो रीजन ड्राई रहेगा। तो ये हमें लाइंस जो हैं या फिर आइसो हाइट जो है वो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी जगह कितनी ड्राई रही है या कितनी वेट रही है, इसका यूजेज क्या है। अब अगर हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो हम इसको कहाँ यूज करते होंगे? वी यूज इट इन हाइड्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्टडीज में टू असेस द वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रॉट कंडीशंस एंड रेनफॉल पैटर्न्स। तो आपने देखा होगा कि जैसे समर्स आना शुरू होती है ना तो प्रिडिक्शन शुरू हो जाती है कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या इस बार बारिश बहुत कम होगी या इस बार बारिश काफी लेट आएगी। तो ऐसी आपने प्रेडिक्शंस सुन रखी होंगी। ठीक है, क्लाइमेट की स्टडीज भी आपने सुन रखी होंगी। तो वहां पर ये आइसो हाइट जो है इसकी नॉलेज हमें वहां पर काम आती है। तो जैसे हमने देखा होगा कि कोई एरिया जो है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो अगर आप यहाँ पर देखो ना तो जो भी एरिया है जहां पर ये लाइंस जो है ना वो काफी डेंसली पैक्ड है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है। यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे इस वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पर ये लाइंस जो है ना वो काफी कम है या फिर है ही नहीं, कई कई जगह पर जैसे यहाँ पर तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है, या फिर जहां पर लाइंस कम है वहां पर बारिश कम हुई है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज द आइसोथर्म। तो आइसो मीन्स इक्वल, थर्म मीन्स हीट और टेम्परेचर। सो दीज आर द लाइंस ऑन द मैप्स विच कनेक्ट द पॉइंट्स विद द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम सा टेम्परेचर रहा है, राइट, तो ये है वो एरिया। करेक्ट, तो जैसे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 25 डिग्री ही है। सो बेसिकली
what is the purpose of this? So it visualizes the temperature and distribution over the certain geographic area or region and helps us to identify the warm or the cold areas. तो ये हमें बताता है कि ये हमें टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि कोई भी जगह कितनी गर्म या कितनी ठंडी रही है, राइट और इसका यूज हम वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट की रिसर्च में और एनवायरमेंटल स्टडीज में करते हैं कि कैसा पहले वेदर रहता था, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है या कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं टेम्परेचर में, वो सब स्टडी हम आइसोथर्म से करते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें आइसोहाइट्स और आइसोथर्म्स की, सो आइसोहाइट हमें प्रेसिपिटेशन का लेवल बताता है, प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल और स्नोफॉल, और आइसोथर्म हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है, करेक्ट। तो आइसोहाइट्स हमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर साइकिल में हेल्प को जानने में हेल्प करता है, और वहीं पर आइसोथर्म्स हमें इन हीट पैटर्न्स को और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को जानने में मदद करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस समझ आया है। अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, ताकि जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं हम उनको आपसे सुन के वहीं के वहीं उनको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, कौन किसको मेजर करता है और किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ओवर देयर। ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।